हेलो दोस्तों, कैसे हो। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को वादा किया था कि नेक्स्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। आप आप लोग नोटबुक ले लेंगे और आप पेन ले लो। और जो मैं अभी करवाऊँगा, आप फिर से नोट बनाना शुरू कर दें, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है। और पिछले क्लास में हमने क्या क्या सीखा था, मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सिखाया था। तो अब उनको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। जो पिछला क्लास नहीं देखे वो पिछले क्लास का वीडियो लेक्चर देख ले आप लोग, तभी ये क्लास समझ में आएगी। तो इस क्लास में हम लोग पहले एक बार रिकॉल करते हैं, पिछले क्लास में क्या क्या पढ़े थे। मैंने पिछले क्लास में पढ़ा था, हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। उसका कुछ एग्जांपल पढ़ा था, जो हमने डेली लाइफ में देखा था, अपना केमिकल रिएक्शन क्या हो रहा था, उसके बारे में सीखे थे। उसके बाद हम लोग केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन सीखे थे, फिर केमिकल रिएक्शन का इक्वेशन सीखे थे। फिर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में हमने सीखा था कि हमारा केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं। फिर जो हमारा सिंबॉलिक फॉर्म लिखा था उसको हमने स्केलेटल इक्वेशन बोला था। फिर उसी स्केलेटल इक्वेशन का दो टाइप पढ़े थे। एक टाइप था आपका स्केलेटल इक्वेशन का था आपका बैलेंस्ड इक्वेशन, दूसरा था अनबैलेंस्ड इक्वेशन। फिर जो हमें अनबैलेंस्ड इक्वेशन मिला था, उस अनबैलेंस्ड इक्वेशन को क्या किया था, हमने बैलेंस्ड किया था। और बैलेंस करने का 7 स्टेप था, वो मैंने सीखा था। इस पर एक क्वेश्चन एक इक्वेशन को हमने, एक केमिकल इक्वेशन हमारे पास था जिसको मैंने बैलेंस भी किया था और आप लोगों को सिखाया था। आज फिर से वहीं से शुरू करते हैं और फिर से एक दूसरा केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल लेते हैं और फिर से बैलेंस करना शुरू करते हैं। तो आप लोग जो इस पिछले क्लास को नहीं देखे हैं, आप प्लीज़ आप वो पिछले क्लास देख लें, ताकि ये क्लास आप लोगों को समझ में आएगी अच्छे से। तो मैंने पिछले क्लास में से कुछ सिखाया था कि 7 स्टेप है, तो जो केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं, तो वही 7 स्टेप फिर से रिकॉल करते हैं, एक एक करके फिर से इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो सपोज दैट आपको एक क्वेश्चन ले लेते हैं, आप ये केमिकल रिएक्शन ये चैप्टर 1 है आपका, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये चैप्टर 1 का आपका सेकेंड क्लास होने जा रहा है। जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, ठीक है। ये आपका केमिस्ट्री में आता, 10th क्लास का केमिस्ट्री में आता है। जो आपका फर्स्ट चैप्टर का ये सेकेंड पार्ट है। आप अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हो तो आप प्लीज़ फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, फिर आप सेकेंड पार्ट देखना, क्योंकि फर्स्ट पार्ट पे ही बेस्ड है ये सारा सेकेंड पार्ट। जब तक फर्स्ट पार्ट आपको समझ में नहीं आएगी तब तक सेकेंड पार्ट आप लोग नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो पहला इक्वेशन हम लेते हैं। जैसे पहला आपका एक केमिकल रिएक्शन है, केमिकल इक्वेशन है आपका Na+H2O। ये आपको दे देता है NaOH प्लस हाइड्रोजन। ये आपका एक केमिकल इक्वेशन है। तो इसको हमें बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने का सबसे पहला मेथड बताया, पहला स्टेप बताया था आपको। स्टेप 1 था हमारा कि जो भी हमारा केमिकल इक्वेशन है, विदाउट एनी चेंजेस क्या करना है, उस पर बॉक्स डालना है। तो मान लो इस पर ये बॉक्स डाल दिया, H2O पर बॉक्स डाल दिया, ये हो गया आपका NaOH। इस पे बॉक्स डाल लो, प्लस H2 पे बॉक्स डाल लो। और मैंने बताया था कल कि जो हमारा LHS में होता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, जो हमारा RHS में होता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। और ये एरो क्या करता है, दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सेपरेट करता है। तो ये हम पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, अब इस क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे उसको, ठीक है। तो पहला स्टेप हो गया हमारा। स्टेप 2 क्या बोल रहा था, स्टेप 2 बोल रहा था कि जो भी हमारा केमिकल रिएक्शन है उसको क्या करना है, लिस्ट करना है। तो लिस्ट करने में क्या करते हैं हम लोग, टेबल बनाते हैं। एक ऐसा टेबल बनाएंगे,
एक तरफ क्या लिखेंगे एलिमेंट्स, एक तरफ LHS लिख लेंगे, एक तरफ RHS लिख लेंगे। ठीक है। अब देखो इसमें, इस इक्वेशन में हमारा एक LHS में क्या क्या है यूज हुआ है, सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो यहाँ एलिमेंट में लिख लो सोडियम, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यही 3 एलिमेंट्स हमारा यूज हुआ है पूरे रिएक्शन में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में। तो यहाँ चलते हैं हम। तो देखो LHS में Na कितना यूज हुआ है, 1 यूज हुआ है। RHS में कितना 1 यूज हुआ है। हाइड्रोजन कितना यूज हुआ है इसमें, देखो 2। इसमें कितना हुआ है 3। और LHS में कितना हुआ है 1। ऑक्सीजन का देखो, और इधर 1। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारा हाइड्रोजन क्या हो रहा है, अनबैलेंस हो रहा है। तो सबसे पहला काम क्या करना है हमें, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो देखो एक इक्वेशन हमारा है, इसको फिर से लिखते हैं Na प्लस H2O। ये हमारा दे रहा था NaOH प्लस हाइड्रोजन। ये रिएक्शन हमने पिछले क्लास में पढ़ा किया था, बट फिर से इसको क्या करते हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं कि इसमें इस वाले जो हमारा प्रोडक्ट बन के आया था सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें 1 हाइड्रोजन है, इसमें कितना है 2 हाइड्रोजन है, इसमें हमारा 2 हाइड्रोजन है। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप तो ये तो इसको बैलेंस कर लो क्योंकि इसमें 1 है और इसमें 2 है। अगर इसको 2 कर लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं तो ये 2 2 4 हो जाएगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप इसको बैलेंस करने के लिए पहले क्या करना है कि पहले इनिशियली फाइंड करते हैं हम लोग। इनिशियली हमारा क्या था 1 इन H2O था एंड 1 इन NaOH था और 2 इन H2 था। ठीक है। तो अब इस तरह से इसको क्या करते हैं बैलेंस कर लेते हैं, 2 इंटू 1। जो इसमें हाइड्रोजन हमारा है 1, उसको क्या कर लेते हैं 2 कर लेते हैं, और ये 2 तो पहले से हमारा है, तो 2 + 2 कितना हो 4 हो गया। और इधर हमारा क्या हुआ 2 है, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कोई दिक्कत इस वाले में। चलिए यहाँ पे 2 है, 2 इन H2O। तो अब ये 2 2 4 और ये 4, ये क्या हो रहा है बैलेंस हो रहा है। तो अब आपको नया इक्वेशन जो मिल गया, नया इक्वेशन फॉर्म में क्या आ गया, इसको हटा लेते हैं इस टेबल को। आपको नया इक्वेशन फॉर्म में क्या आ गया, ये स्टेप 2 हटाओ। अब स्टेप 3 की तरफ हम निकल रहे हैं आगे। आपको नया इक्वेशन फॉर्म हो गया Na प्लस 2H2O, ये आपको रिएक्शन करके दे दिया 2 NaOH। ये हमारा बैलेंस्ड होके आ रहा है 2 NaOH प्लस H2। ठीक है। अब फिर क्या करना है, हम स्टेप 4 में चलते हैं। स्टेप 3 तक हमने कर लिया, अब स्टेप 4 में क्या करते हैं, फिर से लिस्ट करते हैं और फिर से चेक करते हैं कि हमारा कौन सा एलिमेंट्स अनबैलेंस्ड है। ठीक है। और ये आप चेक कर लेना कि हमारे इधर सोडियम देखो 1 है, इधर सोडियम 2 हो गया, तो अब ये बैलेंस हो गया, अनबैलेंस हो गया ना, देखने से ही लग रहा है। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये लिस्ट बॉक्स बनाना छोड़ देंगे और रिएक्शन देखते ही क्या करना हमें बैलेंस कर देना है। जैसे सोडियम इधर 1 है, इधर क्या हुआ 2 है, देखने से ही लग रहा है क्या हमारा अनबैलेंस है। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन तो हमने बैलेंस कर लिया था, अब हाइड्रोजन को कंसिडर ही नहीं करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, ऑक्सीजन को कंसिडर करना है। तो ऑक्सीजन हमारा 2 है, इधर देखो ओ और ये 2, 2 से मल्टीप्लाई है ऑक्सीजन, तो ये हमारा 2 हो गया, इधर क्या है हमारा 2 है, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस है। हमारा बचा क्या है, सिर्फ अनबैलेंस बचा है सोडियम। तो सोडियम को क्या करना है, इधर इधर 1 है, इधर 2 है, तो सिंपली इधर क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करने लेना है। ठीक है। 2 Na प्लस 2H2O 2 NaOH प्लस H2। तो ये आपका न्यू रिएक्शन में आ गया स्टेप 4।
स्टेप 5 में क्या करते हैं, फिर से चेक करते हैं कि हमारा इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं। तो स्टेप 5 में हमने चेक किया कि हमारा इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। तो देखो, तो ये इक्वेशन हमारा क्या हुआ, सब बैलेंस हो गया। तो अब क्या करना है, फिर से चेक करना है एक टेबल बना करके। तो हमारा एलिमेंट्स क्या क्या है, LHS क्या है हमारा और RHS क्या है। देखो एलिमेंट्स हमारा हो गया Na, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। LHS में हमारा कितना है 2 4 और 2, ये है ना। हाइड्रोजन कितना है हमारा 2 है, ऑक्सीजन कितना है हमारा 2 है, ठीक। सॉरी, हाइड्रोजन हमारा 4 है, ऑक्सीजन हमारा कितना है 2 है। इसी तरह से RHS में देखेंगे, सोडियम हमारा कितना है 2 है, हाइड्रोजन कितना हमारा 4 है एंड ऑक्सीजन कितना हमारा 2 है। तो हम देख रहे हैं कि सब बराबर हो रहा है, बैलेंस हो रहा है सब। ये केमिकल इक्वेशन हमारा क्या हुआ, बैलेंस्ड हो गया। तो अब इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोल लेंगे, ये हमारा इक्वेशन जो है, ये हमारा इक्वेशन अब बैलेंस्ड फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो लिख लो। हमने स्टेप 6 में हमारा देखा क्या कि हम इक्वेशन को बैलेंस कर चुके हैं और ये आपका इक्वेशन क्या हुआ, बैलेंस्ड फॉर्म में मिल गया। लिख लिए। अब मैंने स्टेप 7 में बताया था आप लोगों को कि इस इक्वेशन को क्या करना, इंफॉर्मेटिव बनाना है। मतलब कंप्लीट इसका स्टेट लिखना होता है हमारा, इस इक्वेशन का क्या क्या स्टेट है हमारा। ठीक है, तो हमने बताया था कि उसका क्या है स्टेट लिखना है इक्वेशन का। तो एक हेडिंग डाल लो। मैं ये आपको NCERT बुक में नहीं लिखा हुआ है, फिर भी मैं आपको करा रहा हूँ। मेकिंग अ केमिकल इक्वेशन मोर, ये स्टेप 7 के लिए बता रहा हूँ मैं। ये थोड़ा सा एलोबरेट कर रहा हूँ कि स्टेप 7 में क्या करते हैं हम लोग, कोई भी केमिकल इक्वेशन होता है उसको मोर इंफॉर्मेटिव बनाते हैं। ठीक है, तो मोर इन्फॉर्मेटिव कैसे बताते हैं, मतलब हर एक एलिमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। जो भी सब्सटेंस बन के आ रहा है आपको उस सब्सटेंस का इंफॉर्मेशन देना है, क्या होता है, केमिकल इक्वेशन को इंफॉर्मेशन देना होता है। तो अब देखो, जो हमारा स्टेप होता है इसमें, फॉलोइंग स्टेप लिख लो, साथ साथ नोट्स भी बनाते चलो आप लोग। फॉलोइंग फैक्ट्स रिमेन्स एक्सप्लेन इन अ केमिकल इक्वेशन। लिख रहे हो। तो पहला क्या करते हैं हम लोग, जो हमारा उस इक्वेशन का फिजिकल स्टेट होता है, फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, दूसरा क्या होता है, रिएक्शन कंडीशन। मैं आगे इसको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या होता है हमारा, पहले लिख लो अभी पहले। ठीक है, रिएक्शन कंडीशन। तीसरा होता है हमारा इवोल्यूशन ऑफ, रिएक्शन होने के बाद कुछ गैस भी निकलता है हमें, रिवॉल्यूशन होता है या एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्बेशन, ABSORPTION, एब्जॉर्बेशन ऑफ एनर्जी, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। तो ये इंपॉर्टेंट आपका क्या हुआ स्टेप है। ये फॉलोइंग फैक्ट्स, ये 3 एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होता है जिसकी वजह से हम किसी केमिकल रिएक्शन का कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, लिख लिया आपने। चलिए इसको हटा लो। आप नोट्स बनाते जाना, लेकिन जैसे से मैं लिख रहा हूँ आपको नोटबुक में, आप भी क्या करो, नोट करते चले जाओ, ताकि ये कंप्लीट सेट ऑफ नोट्स मिल जाए और बाद में इसको आप रिवीजन कर जाओ। ठीक है,
तो मैंने बताया पहला, आपको पहला क्या बताया, फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट में हम क्या होता, फिजिकल स्टेट उस स्टेट को बोलते हैं जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करता है यूजिंग अस, जो हमारा फिजिकल स्टेट होता है मतलब उसको देखने में कैसा लग रहा है, इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये कौन सा स्टेट में होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, एक्वस होता है। तो ये फिजिकल स्टेट हो गया एक तरह से, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट क्या होता है हमारा, सॉलिड कौन सा स्टेट में है, सॉलिड हो गया आपका, ये लिक्विड हो गया, ये गैस है या एक्वस है। ये अलॉन्ग विथ देयर रिस्पेक्टिव फॉर्मूला, जो भी होता है उसके साथ क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं। तो फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिप्रेजेंट बाय यूजिंग सिंबल। जो फिजिकल स्टेट होता है कोई भी रिएक्शन का, उसको हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये कौन कौन सिंबल होता है वो मैं बता रहा हूँ। तो फिजिकल स्टेट में लिख लेते हैं हम लोग, द फिजिकल स्टेट ऑफ a reactant and product represent by using a symbol। अगर आप लोगों को ये मेरा हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक बार पढ़ देता हूँ। फिजिकल स्टेट में क्या होता है, द फिजिकल स्टेट ऑफ अ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिप्रेजेंट बाय यूजिंग अ सिंबल। जो फिजिकल स्टेट होता है किसी भी रिएक्शन का, वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, सिंबल से। जो हमारे सिंबल्स होता है हमारा, उससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला सिंबल क्या होता है हमारा, सॉलिड। अगर सॉलिड होगा कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, उसको कैसे लिखते हैं, तो सॉलिड के लिए हमें एस यूज करते हैं। दूसरा लिक्विड के लिए हमें एल यूज करते हैं। गैस के लिए हमें जी यूज करते हैं। एंड एक्वस के लिए हमें ए क्यू यूज करते हैं। लिख लिया। ये कैसे लिखते हैं, along with their respective formula। ठीक है। तो ये फिजिकल स्टेट, कोई भी इक्वेशन का फिजिकल स्टेट हम लोग कैसे लिखते हैं, अगर वो सॉलिड स्टेट में तो एस डालते हैं आगे में, ठीक है। अलॉन्ग विथ फॉर्मूला जो होता है हम एस डालते हैं, लिक्विड होता है तो एल डालते हैं, गैस होता है तो जी डालते हैं, एक्वस होता है तो ए क्यू डालते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा मैंने बताया था आपको, दूसरा क्या बताया था हमें, ये देखो एक एक्वस टर्म आया। एक्वस होता है, द वर्ड एक्वस इज, एक्वस क्या होता है, मैंने एक एक्वस वर्ड यूज किया था अभी, जो सॉलिड स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं उसमें हम एक्वस यूज आया था। सॉलिड, लिक्विड, गैस तो आप लोगों को पता ही हो। एक्वस क्या होता है वो बताते रहा हूं। एक्वस को हम लोग एक से डिनोट करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। एक्वस होता है, द वर्ड एक्वस इज रिटन इफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इन वाटर, ठीक है। तो ये मैं बोल दिया कि एक्वस मतलब होता है, द वर्ड एक्वस इज रिटन, लिख लो, द वर्ड एक्वस इज रिटन इफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज अ सॉल्यूशन, ठीक है। एक्वस मतलब होता है अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होगा, ये प्रेजेंट होगा किसमें, एक सॉल्यूशन फॉर्म में होता है, तो उसको एक्वस बोल लेते हैं, ठीक है। लिख लिया आपने, चलिए। अगर नहीं लिख लिया तो फिर से एक बार बैक कर लेना और मैं जो बोला था वो लिख लेना आप लोग को। एक्वस जो होता है हमारा, एक्वस क्या होता है, जो हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन होता है, प्रेजेंट एज ए सॉल्यूशन होता है, उसको बोलते हैं हम लोग एज ए सॉल्यूशन इन वाटर। मतलब क्या होता है, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है, प्रेजेंट होता है वो सॉल्यूशन इन वाटर फॉर्म में, सॉल्यूशन होता है इन वाटर, तो देन उसको बोलते हैं हम एक्वस।
तो जैसे आप लोग मैंने अभी आपको एक इक्वेशन करवाया था, बैलेंस भी किया था, तो हमारा क्या था 2Na प्लस बैलेंस होके हमें आया था 2H2O, ये हमें दिया था क्या 2NaOH प्लस हाइड्रोजन दिया था। तो मैंने बोला था कि 7 स्टेप में क्या करना होता है, इसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना होता है। तो जैसे हमारा ये क्या हो, Na हमारा क्या है सॉलिड, ठीक है, ये 2H2 हमारा क्या है लिक्विड, और 2NaOH हमारा क्या है एक्वस है, ठीक है, और हाइड्रोजन हमारा तो सबको पता है ये गैस है। NaOH थोड़ा सा वो दिख नहीं रहा था, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ये हमारा एक्वस है प्लस हमारा हाइड्रोजन क्या दे रहा है गैस दे रहा है। तो ये हम क्या हो रहा है कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं किस इक्वेशन का, ठीक है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन मतलब कौन सा स्टेट है मतलब फिजिकल स्टेट क्या है इसका। तो सॉलिड लिक्विड गैस एक्वस हमने सीख लिया। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक और टर्म्स आता है इक्वेशन में हम यूज करते हैं प्रेसिपिटेट का, ठीक है, इसको हटा लेते हैं। तो ये अभी हम क्या सीख रहे हैं, कोई भी केमिकल इक्वेशन का हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन इक्वेशन बैलेंस होने के बाद लिखना होता है, जो कि हम 7 स्टेप में करते हैं। तो अब देखो एक प्रेसिपिटेट भी आता है, हमें प्रेसिपिटेट भी मिलता है कुछ भी। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है वो भी हम लिख लेते हैं। प्रेसिपिटेट टर्म होता है, इसको ऑल्सो भी इसको एरो से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कैन, इसको एल से भी लिख सकते हैं, कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट बाय यूजिंग एन एरो। एरो से भी हम यूज कर सकते हैं इसको, पॉइंटिंग पॉइंटिंग क्या है डाउनवर्ड, इस तरह का एरोज होता है। ये हमारा प्रेसिपिटेट को डिनोट करता है। अगर कोई भी आपका सब्सटेंस के नीचे ये एरो लगा होता है उसको क्या गल बोल लेते हैं हम, ये प्रेसिपिटेट हो रहा है, ठीक है। डाउनवर्ड इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिंबल, ये मतलब सिंबल के अलावा भी हम इसको यूज कर सकते हैं यूजिंग ऑफ सिंबल्स, ठीक है। जैसे मान लो एक एग्जांपल दे दिया मैंने आपको, ये प्रेसिपिटेट कौन सा रिएक्शन में होता है। जैसे आपने Mg एक ले लिया, Mg हमारा क्या होता है सॉलिड प्लस अगर सल्फ्यूरिक एसिड से आप रिएक्शन करवा रहे हो, ये हमारा एक्वस फॉर्म में होता है, ये आपको देता है MgSO4, और MgSO4 हमारा एक्वस होता है प्लस ये हाइड्रोजन गैस हमारा प्रेसिपिटेट हो रहा है, सॉरी हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। तो इस तरह से आपको कंप्लीट ये आपका कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया जो 7 स्टेप में हमें करना होता है, ठीक है। अब दूसरा चलते हैं, ये आपका हो गया अब मैंने दूसरा बताया था कि रिएक्शन कंडीशन क्या होता है। तो अब रिएक्शन कंडीशन के बारे में पता करते हैं। तो रिएक्शन कंडीशन को होता है द स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ द रिएक्शन लाइक टेम्परेचर प्रेशर और ये कैटालिस्ट। जो भी रिएक्शन होता है या तो टेम्परेचर की वजह से होगा, या तो प्रेशर की वजह से होगा, या तो कैटालिस्ट की वजह से होगा। तो यही रिएक्शन कंडीशन होता है। तो कितने तरह का होता है स्पेसिफिक कंडीशन, इसमें लिखते हैं द स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ द रिएक्शन। मैं बोलते भी जा रहा हूं, अगर आप लोगों को हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं बोल रहा हूं, आप उस हिसाब से भी लिखते जाओ, ठीक है। द स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ द रिएक्शन क्या क्या सब होता है, टेम्परेचर, है हमारा, ठीक है, प्रेशर है, और क्या है हमारा जो कैटालिस्ट होता है। कैटालिस्ट के बारे में बताओ, जो कोई भी रिएक्शन कोई भी रिएक्शन होने में क्या करता है हेल्प करता है रिएक्टेंट को, क्या होता है कैटालिस्ट होता है, ठीक है। तो अब ये क्या करता है,
ये हम क्या करते हैं, जो टेम्परेचर होता है, कोई भी आप पढ़े होगे कि मतलब कोई रिएक्शन होता है टेम्परेचर के प्रेजेंस में होता है, या प्रेशर के प्रेजेंस में होता है, या कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा प्रेजेंट होता है, इसको लिखते हैं हम लोग एरो के ऊपर या नीचे लिखते हैं, ठीक है। आर रिटन above or below the arrow in the equation। कहां पे, इन द केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो ये वाली जो कंडीशन होती है रिएक्शन कंडीशन, ये हम क्या करते हैं, रिएक्शन के ऊपर या नीचे लिखते हैं, ठीक है। जैसे आप इजी देख लो, इसका एग्जांपल एक बता रहा हूं मैं आपको। एक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है प्लस 2H2 हमारा। अब तो बैलेंस करना सीख लिए हम लोग, तो अब बैलेंस करने के लिए आप खुद से प्रैक्टिस सेट कोई उठा लेना और बैलेंस करना शुरू करना है, और स्टेप बाय स्टेप करना, 5-10 क्वेश्चन जो है आप स्टेप बाय स्टेप करना। फिर उसके बाद आपको आंख नज़र देखते ही कोई भी इक्वेशन में पता चल जाएगा कौन सा आइटम हमारा अनबैलेंस्ड है, कौन सा बैलेंस्ड है। जो अनबैलेंस्ड है मैक्सिमम नंबर वाला, उसको पहले बैलेंस करते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप करते करते जाते हैं, लास्ट में आपको बैलेंस्ड इक्वेशन मिलता है। फिर बैलेंस्ड इक्वेशन करने के बाद 7वें स्टेप में बता रहा है कि कोई भी केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाना होता है। उसी मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के हम तरीके, जो हमारा फैक्ट्स है वो 3 तरह के फैक्ट्स थे। पहला फैक्ट्स हमने पढ़ लिया फिजिकल, जो हमारा फिजिकल रिप्रेजेंटेशन था हमारा फिजिकल स्टेट का, वो मैंने सीखा, ठीक है। उसके बाद हमने सीखा कि रिएक्शन कंडीशन में क्या क्या हो रहा है, टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट, वो सीख रहे हैं। इसका एग्जांपल हमने देख लिया। यहाँ देखो, तो ये वाला रिएक्शन देखो, CO कार्बन मोनोऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है, तो ये हमारा 340 एटम, जो हमारा ये है प्रेशर हमारा, इस पर प्रेशर में प्रेजेंट करता है, और ये CH3OH आपका एक लिक्विड फॉर्म देता है। तो ये जो हम रिएक्शन एरो के ऊपर जो देखे 340 एटम, ये क्या है हमारा, इसका रिएक्शन कंडीशन है। इसी कंडीशन के बेस पे क्या हो रहा है, हमारा रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। चलिए आप लोग लिख लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारा चीज़ पढ़ना है, इसलिए थोड़ा सा मैं अब थोड़ा सा फास्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है। आपने अब तीसरा अपना क्या था, एब्जॉर्बेशन या इवोल्यूशन, इवोल्यूशंस या एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। मतलब कोई भी रिएक्शन जब होता है, उसमें या तो क्या हुआ, एनर्जी इवॉल्व होता है, या तो एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। अब देखो, अगर हीट इवॉल्व होता है, मतलब हीट बाहर निकल रहा है या हीट एब्जॉर्ब करता है, तो वो हीट, कोई भी रिएक्शन इवॉल्व होता है तो रिएक्शन होने के बाद क्या हो रहा है, या तो हीट बाहर निकलेगा, या कोई रिएक्शन होने से टाइम में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब करता है। तो उसमें क्या होता है, इवोल्यूशन आप लिख लो, नोट लिख लो इसका, इवोल्यूशन ऑफ हीट और एब्जॉर्बेशन ऑफ हीट कैन बी इंडिकेट्स बाय राइटिंग प्लस हीट। इस तरह से हम लोग लिखते हैं। अगर कोई इक्वेशन आपको हीट दे रहा है, तो इसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन जहाँ अगर कोई हीट देता है तो प्लस हीट उस इक्वेशन में लिखते हैं। ऑन द राइट साइड कहाँ पे लिखते हैं, ऑन द राइट हैंड साइड, मतलब प्रोडक्ट की तरफ आपको लिखता है, क्योंकि प्रोडक्ट में एक तरह से हमारा हीट भी आ रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन रिस्पेक्टली, और लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन
रिस्पेक्टिवली। लिख लिया आपने। इसका एग्जाम्पल एक बता रहा हूँ मैं। जैसे हमारा कार्बन है, हमारा ये सॉलिड होता है, हमारा ऑक्सीजन है, ये हमारा क्या है, गैस है। जब ये रिएक्शन करके दिया आपको CO2 गैस दिया और प्लस हीट देता है, तो इस तरह से हमें उसका इवोल्यूशन एब्जॉर्बेशन ऑफ एनर्जी, और ये इवोल्यूशन और एब्जॉर्बेशन आपका एक तरह से क्या हुआ, रिएक्शन का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है, जो हमें एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन पढ़ते हैं। अगर कोई भी रिएक्शन क्या करता है, अगर हीट क्या करता है, रिलीज करता है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक बोलते हैं। और कोई भी रिएक्शन क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब करता है, उसको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब एक तरह से क्या, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है किसी भी केमिकल इक्वेशन का। ठीक है। और एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ आपको, यह कोई नेसेसरी नहीं होता है कि कोई भी रिएक्शन में हमें हमेशा ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लिखना जरूरी होता है। ठीक है। तो ऑल्दो इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू रिटर्न इन अ फिजिकल स्टेट और एंड रिएक्शन कंडीशंस इन अ प्लेस केमिकल इक्वेशन, सो यू कैन लेफ्ट द स्टेप until it is asked in the question। अगर कोई क्वेश्चन आप, अगर ये लिखना नहीं भी जरूरी होता, अगर बिना, अगर क्वेश्चन में आपको अगर नहीं पूछता तो ये इंफॉर्मेशन आपको नहीं भी दे सकते हैं। ठीक है। तो अब ये आपका खत्म हुआ, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का तरीका, उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन खत्म हो चुका है। अब अगला हम नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा एक हेडिंग डाल दो कि इसी में टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अपने हमने रिएक्शन सीख लिया, बैलेंस करना सीख लिया, अब क्या करना है, उसका हमें टाइप सीखना है। तो एक काम करते हैं हम लोग कि टाइप सीखने से पहले कुछ क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन हम आप लोगों से पूछ लेते हैं। हमने बताया था पहला क्वेश्चन आपका, वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। तो मैंने पिछला जो एक्टिविटी करवाया था उसमें बताया था कि आप, एक क्वेश्चन है आपका, आप अपना क्वेश्चन सेक्शन देख लो। ये जस्ट जब बैलेंस होता है केमिकल इक्वेशन, उसके बाद आप यहाँ पे जा सकते हो, जो क्वेश्चन सेक्शन हमारा नेक्स्ट एनसीईआरटी बुक में ही होता है, वाई सीड मैग्नीशियम रिबन कैन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। तो हमने क्या बताया था, मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं, बर्न करते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारा मैग्नीशियम रिबन होता है हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होता है, मेटल होता है, वो क्या करता है, जो हमारा ऑक्सीजन, जो एटमॉस्फेयर में हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो हमारे एटमॉस्फेयर में, उससे रिएक्शन करके उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर बन जाता है। ठीक है। उसी मैग्नीशियम ऑक्साइड को लेयर को हम लोग क्या करते हैं, सैंड पेपर से क्लीन करते हैं ताकि हमें प्योर मैग्नीशियम मिल जाए। ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, मैग्नीशियम रिबन क्यों बर्न करते हैं। तो मैं इसका क्वेश्चन आंसर करवा ही देता हूँ, लिखवा देता हूँ। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, वाई, लिख लो, शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग
तो इसका आंसर हम लोग अगर कोई हमारा क्लास के होंगे तो उनको पता होगा कि हम इसको रब क्यों करते हैं, क्यों क्लीन करते हैं। ठीक है, तो आपको ये आंसर में क्या लिखेंगे इसको, कि मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। आंसर में लिख लो इसका, जो हमारा मैग्नीशियम रिबन है, Mg रिबन बोल लेते हैं इसको, शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर बिकॉज मैग्नीशियम में क्या करता है, मैग्नीशियम हमारा Mg जो होता है रिएक्ट्स कर लेता है किससे, विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड, जो में एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होता है उससे रिएक्शन करके क्या बना लेता है, हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है MgO। ठीक है, ये MgO का लेयर क्या होता है उस पर बना लेता है, विच इज वेरी क्या होता है, स्टेबल होता है, विच इज वेरी स्टेबल। यह विच इज वेरी स्टेबल कंपाउंड होता है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फर्दर रिएक्शन, यह क्या करता है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट कर देता है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फर्दर रिएक्शन। मतलब हमारा रिएक्शन में क्या होता है, ये प्रिवेंट करता है, ये प्रिवेंशन का काम करता है, इसलिए क्या करते हैं, इसको रब कर देते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया, ये क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपको कि आपका राइट करना है बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। आपका अब क्या है, बैलेंस्ड करना है। ये आप लोगों का होमवर्क हो जाएगा एक तरह से। नीचे आपका दूसरा इक्वेशन है, राइट बैलेंस इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। फिर क्या है, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद द स्टेट ऑफ सिंबल। आपको ये सिखा दिया गया है कि कैसे बैलेंस करना है कोई भी इक्वेशन को। आप कोई भी इक्वेशन मिल जाए आप उसे बैलेंस कर सकते हैं। तो अब इसमें 1 2 3 तीन क्वेश्चन दिया हुआ आपको। दूसरा में आपको 3 बैलेंस्ड इक्वेशन दिया हुआ करने के लिए, और तीसरा में आपको 2 वर्ड इक्वेशन ये मतलब दूसरा क्वेश्चन में आपको वर्ड इक्वेशन दिया गया है 3 तरह के, उसको क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर जो भी नहीं होगा हमारे कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा फिर से। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को कि कोई भी अगर केमिकल इक्वेशन आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, फिर मैं बताऊंगा आपको। तो अब चलो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं हम लोग कि कितने तरह के टाइप ऑफ, इतने सारा केमिकल रिएक्शन के बारे में, इतना सारा इक्वेशन के बारे में, इतना सारा चीज़ सीख लिया हम लोग। अब बोलते हैं अब कितने टाइप का केमिकल रिएक्शन होता है वो सीखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखो, जो केमिकल रिएक्शन होता है हमारा उसे क्लासिफाइड करते हैं इनटू द डिफरेंट क्लासेस डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो जितने हमारा होता है केमिकल रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, हमारे जो केमिकल इक्वेशन के बेस पे क्या होता है, क्लासिफाइड होता है। तो लिखो इसमें केमिकल रिएक्शन आर क्लासिफाइड इन, देखो मैं भी नोट्स आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, थोड़ा मेहनत लगता है मुझे भी, तो मैं भी चाहूँगा कि आप लोग भी अपनी नोटबुक पे जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसको आप नोट कर लें, ताकि बाद में आपको ये हेल्प करेगा। ठीक है, डिफरेंट क्लासेस
डिपेंडिंग, मैं बोलते हुए जा रहा हूँ, आप लोग लिखते भी जाइए मेरे साथ साथ। क्या होगा बाद में, एक आपको नोटबुक बन जाएगा, अच्छा सा नोटबुक बन जाएगा आपका। आपको जो हेडिंग डाल रहा हूँ उसको आप रेड पेन में लिख लो, और नीचे जो लिख रहे हैं आप उसको ब्लैक पेन में लिखो। तो ये क्या होगा, आपको अच्छा लगेगा देखने में, पढ़ने में अच्छा लगेगा जब आप नोटबुक पढ़ने बैठोगे। तो ठीक है, जो हमारा नोट्स पढ़ोगे तो आप लोगों को एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग नोट पर ज़्यादा ध्यान दें, नोट बनाएं, क्योंकि आपका ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन, थ्योरेटिकल पेपर होता है और उसमें थ्योरी में लिखना होता है, और ये लैंग्वेज फॉर्म में होता है। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होता है उसका टाइप कैसे करते हैं, केमिकल रिएक्शन आर क्लासिफाइड इन द डिफरेंट फॉर्म। जो भी केमिकल रिएक्शन उसको क्लासिफाइड करते हैं, कैसे, कौन क्लासिफाइड करता है, जो हमारा इक्वेशन बन के आता है, जो केमिकल इक्वेशन होता है उसी के बेस पे क्या हो रहा है, हमारा केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, तो, तो अब चलते हैं यहाँ पे, लिखते हैं हमारा ये कौन कौन सा रिएक्शन हमारा टाइप होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला जो होता है, पहले लिख लेते हैं हम, फिर एक एक करके हम एक एक रिएक्शन समझेंगे और उसका एग्जाम्पल समझेंगे। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मैं एक एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताऊंगा क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। फिर इसका एक दूसरा पार्ट होता है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर तीसरा रिएक्शन होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा होता है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। बाद में इसी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को मिलाकर एक रिडॉक्स रिएक्शन बनता है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये चार तरह का आपको रिएक्शन होता है डिपेंडिंग ऑन द केमिकल इक्वेशन। जो हमारा केमिकल इक्वेशन बन के आती है उसको बेस करके, उसे कंसिडर करके हम लोग बताते हैं कि ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा है। अगर किसी इक्वेशन में दोनों चीज होता है उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, और एक चीज और बताया गया था आपको, अगर किसी रिएक्शन में हीट क्या करता है, रिलीज होता है, उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। अगर हीट एब्जॉर्ब करता है उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो आप देखो, सबसे पहला हमारे पास टाइप ऑफ रिएक्शन मिल गया। अब कौन कौन सा केमिकल रिएक्शन हो गया हमारा, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो आपके बुक में आपको एक्टिविटी 1.4 देख लो आप, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हम हेडिंग डालो आप 1.2.1, यहाँ पर चले जाओ। 1.2.1 में बोल रहा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप पढ़ते हैं हम लोग, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको नेम से ही स्पष्ट हो रहा है क्या, किस कोई भी चीज़ क्या हो रहा है इसमें, कंबाइंड हो रहा है। ठीक है, कोई भी डेफिनेशन बोलते जो बनती है, डेफिनेशन, नेम ऑफ डेफिनेशन जो बनती है, बस उसी में डेफिनेशन छिपा होता है, बस उसे आप समझने की जरूरत होता है। तो आपका ये एक्टिविटी 1.4 बोल रहा है, इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपका एक्टिविटी 1.4 डाला हुआ है। एक्टिविटी 1.4 जब आप इसमें जाओगे तो उसमें क्या किया गया है, आपको एक बीकर लिया गया है इस तरह का, ठीक है। इसमें हमारा ये हो गया एक तरह से, क्या मिला है, इसको बोल लेते हैं अपना
ये हमारा बीकर, बीकर मतलब एक बर्तन है जो ग्लास का बना होता है। आप लोगों ने लैब में अपना जो प्रैक्टिकल लैब होगा आप लोग का, उसमें आपने देखा होगा, ठीक है। ये हमारा वाटर है इसमें, और इसमें हमने कैल्शियम ऑक्साइड का टुकड़ा डाला हुआ है, जिसको हमने कैल्शियम ऑक्साइड, इसका कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है हमारा CaO, ठीक है। वाटर हमारा H2O हो गया। तो आपको दो तरह के सब्सटेंस मिल गया ना, केमिकल सब्सटेंस। पहला एक कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, दूसरा एक वाटर हो गया। तो आप इस वाले रिएक्शन को हमने घर में देखा होगा, जो हमारा घर होता है जिसमें हमने कभी कभार देखा होगा कि आपने चूना देखा होगा, सूखा चूना। सूखा चूना के क्या किया, वाटर में डाल दिया है, और वाटर में डाल के आगे एक रिएक्शन होता है, आपके बाद में एक वाइट कलर का सॉल्यूशन मिलता है। तो उसी रिएक्शन को ये एक्टिविटी 1.4 में हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हमने क्या किया, इसमें बहुत सारे लैंग्वेज फॉर्म लिखा हुआ है, बट मैं इसमें आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, मतलब इसमें एक्चुअल क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि एक्टिविटी 1.4 में टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। हमने एक कैल्शियम ऑक्साइड लिया और क्विक लाइम ऑन बीकर। कैल्शियम ऑक्साइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं। अगर आपको कोई पूछता है क्विक लाइम क्या है, तो आप उसको बोलना कि कैल्शियम ऑक्साइड ही क्विक लाइम होता है, ठीक है। स्लोली ऐड वाटर टू दिस। अब क्या करना है, इसमें स्लोली वाटर क्या करना है, ऐड करना है। टच द बीकर एज शोन इन द फिगर। आपको ये क्या करना है, धीरे धीरे इसको टच करना है फिगर बीकर के ऊपर। टच करने के बाद क्या होगा, डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर। अब क्या उसका टेम्परेचर राइज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो मतलब क्या हो रहा है, आप वाटर के साथ जब कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम डाल रहे हो, क्या होगा, रिएक्शन होना शुरू हो गया, ठीक है। तो अब रिएक्शन क्या क्या हो रहा है हमें, तो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड CaO ये हमारा किस फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में था, ठीक है। प्लस हमारा H2O ये हमारा किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में, सबको पता है। ये बाद में रिएक्शन होकर के क्या दिया हमें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारा क्या होता है, एक्वस फॉर्म में, मतलब वाटर सॉल्यूशन होता है ये, प्लस हमें हीट देता है। तो आपको क्या मैंने बताया था कि हीट को इस तरह से लिखते हैं, और जो हीट देता है उसको क्या बोलेंगे हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। अब देखो ये हमारा क्या था, क्विक लाइम था, ये हमारा क्या हो गया, स्लिट लाइम। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे आप स्टार मार्क दे रहे, समझो इसको, समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, हमारा जो कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर क्या हो रहा है, कंबाइंड हो रहा है और एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है। तो इस रिएक्शन के इस वाले एक्टिविटी के हेल्प से हम ये बताना चाह रहा है ये वाली एक्टिविटी कि इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है नहीं। तो कंबाइंड मतलब क्या हो रहा है, कॉम्बाइंड हो रहा है। तो आप देखो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर एक साथ क्या हो रहा है, कंबाइंड होकर आपको क्या स्लेट लाइम दे रहा है, मतलब कंबाइंड हो रहा है ना। जब दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइंड होकर एक प्रोडक्ट दे रहा है आपको, वो भी डिफरेंट टाइप का, इसकी प्रॉपर्टीज से डिफरेंट होगा इसकी प्रॉपर्टीज, तो आपको क्या हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। तो अब इसका डेफिनेशन मिल गया आपको। क्या डेफिनेशन मिला कि ए रिएक्शन होता है और रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइंड होता है टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो आगे बढ़ के इसका डेफिनेशन लिख लें, लिख लीजिए आप, ये वाला बना लिए होंगे। अब इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है, ये एक्टिविटी हटा दे रहा हूँ। ये आपकी बुक की एक्टिविटी 1.4 है, आप ध्यान से इसको नोट कर लेना, ठीक है। और समझ लेना एक्टिविटी 1.4 में क्या किया हमने, जो कैल्शियम, जो हमारा क्विक लाइम है, उस क्विक लाइम को हमने वाटर के साथ रिएक्शन करवाया और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पता है आपको क्या करते हैं, इसका यूज कहाँ करते हैं हम लोग, वाट वॉशिंग में करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये वाला रिएक्शन आप बहुत लोगों को देखा होगा कि जब चूना को हमने पानी में डाला था, एक वाइट कलर का सॉल्यूशन मिला था। वही सॉल्यूशन हमने क्या किया, वॉल पर पुताई करने में काम आता है, जो व्हाइट वॉशिंग होती है, ठीक है। अब वही व्हाइट वॉशिंग, उसके बाद आगे क्या और एक रिएक्शन होती है, वो मैं बताता हूँ। फिलहाल पहले क्या करना है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन लिखना है इस तरह से, ये वाला चीज़ रेड में लिखो, और नीचे हम बता रहे हो कि
तो और रिएक्टेंट लिख लो, और रिएक्टेंट इन विच 2 or more a reactant which 2 or more सॉरी यहाँ पे रिएक्शन होता है, अ रिएक्शन हो लिख लो, अ रिएक्शन इन विच 2 और मोर, कोई भी रिएक्शन में ही तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट हमारा क्या करता है, रिएक्ट करता है ना। तो अ रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स, अब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट आप लोगों को पता है, रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें हमने एक रिएक्शन करवाया था, क्या रिएक्शन था हमारा, ये लिख लो एग्जाम्पल, इसका इजी अगर लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, CaO हमारा क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड था, ये हमारा क्या सॉलिड फॉर्म में था, प्लस H2 हमारा क्या था, लिक्विड फॉर्म में था। ये रिएक्शन किया था आपको CaOH होल 2 दिया था जो कि एक्वस फॉर्म में है हमारा, प्लस हीट दिया था, ठीक है। इसको हम लोग क्विकलाइंग बोलते हैं, इसको वाटर बोलते हैं, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन हो गया। और इसका क्या देखो, और इसमें कोई एग्जांपल लिखना चाहोगे तो लिख लो। मैं थोड़ा सा और इसके बारे में बताता हूँ, आगे बताता हूँ कि इस रिएक्शन में और नेक्स्ट पार्ट क्या होता है। एक तरह से जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको मिल गया, फिर वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब हम वॉल पर लगाते हैं वाइट वॉशिंग के दौरान, तो क्या होता है, ये CO2 से रिएक्शन करता है, हमारे जो एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है उससे क्या करता है, रिएक्शन कर लेता है और कैल्शियम कार्बोनेट हमें मिलता है, ठीक है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है जो वॉल पर साइन चमकता है, ठीक है। तो अब देखता है, नोट लिख लो इसमें, नोट लिख लो, नोट करके, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या सिलेक्ट लाइन, मैं इसलिए लिख रहा हूँ ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस वर्ड फॉर्म में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप भी एग्जाम में अगर लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, ठीक है। या सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बोलते हैं, सिलेक्ट लाइन इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। थोड़ा मेरी हैंड राइटिंग सही नहीं है, अच्छा नहीं है, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लो। मैं क्योंकि बोल भी रहा हूँ, एक सेंटेंस को 2 बार 3 बार 4 बार बोल रहा हूँ, तो आप एक बार उसको देखो। सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बोलते हैं, सिलेक्ट लाइन बोलते हैं। ये यूज करते हैं किसको, वाइट वॉशिंग के लिए, ठीक है। जब वाइट वॉशिंग करते हैं तो क्या होता है, नेक्स्ट प्रोसेस एक और रिएक्शन हो जाता है, जो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, रिएक्ट कर लेता है स्लोली, किससे, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा एटमॉस्फेयर में होता है, एयर में होता है, उससे क्या करता है, रिएक्शन करके एक नया रिएक्शन फॉर्म कर लेता है, जो आपकी बुक में लिखी हुई रिएक्शन नंबर 1.14। ये क्या है हमारा, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाले रिएक्शन है, जो व्हाइट वॉशिंग के दौरान ये रिएक्शन होता है, ठीक है। तो इसको आगे और लिख लेते हैं, हम आगे बढ़ाते हैं। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, अब सीधा COH लिखिए, एक बार लिख लिया ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऊपर में, तो CaOH लिखते हैं, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो CaOH
हॉल 2। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है किससे, रिएक्ट्स विथ स्लोली, ये अचानक से रिएक्शन नहीं होता, 2 दिन लगता है इसको रिएक्शन में, 3 days लगता है, तभी जाके शाइनिंग आता है, ठीक है। स्लोली विथ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इन एयर टू फॉर्म, क्या फॉर्म करता है, थीन लेयर पर फॉर्म करता है, थीन लेयर कॉल्ड कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल, ठीक है। तो अब इसमें एक रिएक्शन लिख दो, ये आपको वर्ड फॉर्म में लिखा गया है, लेकिन हम हमेशा केमिकल रिएक्शन जो भी लिखते हैं हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। तो हमारा सिंबॉलिक फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH हॉल 2 है, और प्लस हमें CO2 से रिएक्शन करते हैं, ये कि हमारा क्या गैसेस फॉर्म होता है, जो हमारा ये गैस फॉर्म में होता है, ये क्या होता है हमारा जो एटमॉस्फेयर हमारा एयर होता है उसमें अवेलेबल होती है, ये क्या करता है CaCO3, ये हमारा सॉलिड होता है, प्लस हमें H2O लिक्विड में देता है। तो ये आपका कंप्लीट रिएक्शन हो गया। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने ऊपर में लिखा हुआ है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, लिख देता हूँ मैं, आप लोग भी लिखो ताकि आप लोगों को नेम याद हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। अब इसको हटा लें कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, ये एक तरह से आगे का कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको खत्म होने वाला है। आपका नोट्स में हो गया होगा, बहुत सारा एग्जाम्पल भी हो गया होगा, ठीक है। जो हमारा शाइनी अपीयरेंस होता है हमारा, जो हमारा वॉल पे होता है वो क्या होता है, आफ्टर 2 और 3 डेज होता है, अचानक से, मतलब ऐसे नहीं हो जाता है, मतलब डालो आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का लेप लगाया और आपको शाइनी मिल जाएगा। 2 और 3 डेज रिएक्शन होने में लगता है, जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एयर मंडल में होता है क्या होता है, उससे रिएक्शन करता है, ठीक है। तो इसमें रिएक्शन आप लोगों को बता दिया। और एक और रिएक्शन होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का और एग्जांपल एक डाल दो। मैंने आपको पहले बताया था कि मैं और एग्जांपल दूंगा आपको। तो आप बर्निंग ऑफ कोल, ये तो नॉर्मल रिएक्शन हमारे घर में होता है, ठीक है। तो ये बर्निंग ऑफ कोल हमारा क्या हो, कार्बन जो होता है सॉलिड होता है, ये क्या करता है O2 हमारे जो प्रेजेंट होता है एयरमंडल में, उसको क्या करते हैं CO2 गैस देता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 2 रिएक्टेंट हो रहा है ना, 2 रिएक्टेंट आपन में फॉर्म होकर एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, बिल्कुल डिफरेंट होगी इससे, इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। और तीसरा आप एक और रिएक्शन डाल दो, आपका हाइड्रोजन गैस, ये क्या करता है हमारा ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। तो ये तो वाटर सबको देखेंगे घर में, 2H2O डालता है, इसको बैलेंस करना होता है हमेशा, ठीक है। ये आपका 2 रिएक्शन हो गया, और एग्जाम्पल जो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का हो गया। तो आपका ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन खत्म हो रहा है। हमने एक्टिविटी भी कर लिया, कुछ रिएक्शन भी सीख लिया, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्या हुआ, तो आपको ये चीज़ समझ में आया ना कि रिएक्शन जब केमिकल रिएक्शन लिखा जाता है तो उसके बेस पे हम क्या कोई भी रिएक्शन को क्लासीफाइड करते हैं कि कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो आपका रिएक्शन 1.15 जो था, ये कार्बन ऑक्साइड जला के हम लोग लिए थे। और एक और रिएक्शन आपका बुक में रिएक्शन 1.16 था, जो हाइड्रोजन और वाटर को मिक्स किया था, आपको क्या दिया था, वाटर दिया था। आप रिएक्शन आपको बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस भी देख लो, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस क्या है हमारा CH4, ये हमारा गैस होता है, प्लस ऑक्सीजन होता है, ये रिएक्शन करता है तो क्या होता है, हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो आप घर में
यूज कर रहे हो एलपीजी गैस, जो नेचुरल गैस होता है हमारा, वो क्या होता है, ये हमारा गैसेस स्टेट में है, ये भी गैस है, तो CO2 दिया है, CO2 हमारा क्या हो, गैस हो गया। तो ये आपका एक रिएक्शन है, इसमें क्या हो रहा है, दो रिएक्टेंट हो रहा है साथ में, और क्या हो रहा है, ये CO2 गैस दे रहा है प्लस 2H2O दे रहा है, ये लिक्विड होता है शायद। और एक एग्जांपल बताया था मैंने, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन खत्म हुआ, आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन छोड़ो, अब आगे बढ़ेंगे। एक और आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल मैंने बताया था जब शुरू मैंने पहले स्टार्ट किया था, रेसिप्रेशन रिएक्शन। तो वो रेसिप्रेशन रिएक्शन क्या होता है, वो रेसिप्रेशन रिएक्शन यहाँ पर हम देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने उस टाइम आपको समझाया था और मैंने बोला था कि रेसिप्रेशन हम बाद में देखेंगे हमें कि रेसिप्रेशन हो भी कैसे रहा है, कैसे ग्लूकोज क्या हो रहा है। आपको ग्लूकोज जो है हमारे बॉडी में, जो बॉडी सेल में हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, उससे रिएक्शन करके हमें एनर्जी कैसे फॉर्म कर रहा है, तो वो मैं उस टाइम बताया था। अभी मैं उसका रिएक्शन करा रहा हूँ कि रेसिप्रेशन रिएक्शन क्या होता है। तो रेसिप्रेशन रिएक्शन में मैंने बताया था कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6, अभी ये याद कर लो आप, C6H12O6, ये हमारा ग्लूकोज का रिएक्शन ग्लूकोज होता है, ये हमारा एक्वस फॉर्म में होता है। ये हमें जब रिएक्ट करता है तो 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारा एक्वस है, प्लस 6H2O हमारा ये लिक्विड है, प्लस एनर्जी, और इसमें एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। इसमें भी वही हुआ, एक्वस है प्लस 6O2, सॉरी ये बताया था ना कि ग्लूकोज हमारे बॉडी सेल से जो ऑक्सीजन होता है उससे रिएक्शन करता है। तो यहाँ पे देखो C6H12O6 हमारा ये एक्वस था, प्लस 6O2, ये भी हमारा एक्वस है। तो मतलब दो रिएक्टेंट है इसमें, और प्रोडक्ट देखो कितने दे रहे हैं, एक से अधिक दे रहा है यहाँ पे। तो ये क्या हो, आपस में कंबाइंड हो रहा है। तो डिकम्पोजिशन होता है हमारा, तो ये आपको रिएक्शन बताया था रेसिप्रेशन रिएक्शन के बारे में। तो अब ये मैंने रिएक्शन आपको यहाँ करवा दिया। तो अब आगे बढ़ते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन मैंने बहुत पढ़ लिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में, इतना चीज़ जरूरत नहीं है। अब दूसरा है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन में मतलब क्या होता है, डिकम्पोज हो रहा है हमारा एक रिएक्टेंट, जैसे कॉम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट हो जाए क्या हमारा डिकम्पोजिशन। तो जो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा था उसका क्या हो रहा है, जस्ट अपोजिट हो गया आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसमें क्या हो रहा है, टू और मोर रिएक्टेंट हमारा कंबाइंड होकर एक प्रोडक्ट दे रहा था। और इसमें क्या हो रहा है, एक रिएक्टेंट होगा, टू और मोर प्रोडक्ट देगा, ठीक है। इसको हम लोग बोल देंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसमें आपको एक्टिविटी 1.5 है। वन पॉइंट फाइव मैंने पहले बोला था कि मैं एक्टिविटी 1.1 से लेकर 1.8 तक करवाऊंगा, पूरा सारा एक्टिविटी करवाऊंगा जो भी इस बुक में है, आपका एनसीईआरटी बुक में। तो यहाँ पे चलते हैं हमारा एक्टिविटी में। तो पहला एक्टिविटी देखो क्या है हमारा, इस एक्टिविटी
पहले हम एक्टिविटी 1.4 कर लेते हैं। एक्टिविटी 1.4 में क्या हो रहा था, ये एक बीकर है, ठीक है। इस बीकर को हमने, ये हमारा लैंप है, ये हमारा बर्न कर रहा है, ठीक है। तब इसमें बोल रहा है एक्टिविटी में कि टेक अबाउट, आपको एक्टिविटी 1.45 में देख लो, एक्टिविटी 1.5 और फिगर आपका 1.4, फिगर 1.4 में देखो, बुक निकाल लो आप लोग अपना, उसमें फिगर 1.4 देखो और एक्टिविटी 1.5 है हमारा। इसमें बोलता है तो पहला क्या करना है, पहला काम करना है 2 ग्राम फेरस सल्फेट, क्रिस्टल होता है ये क्रिस्टल फॉर्म में होता है, लेना है इन अ ड्राई, ये हमारा क्या होता है, ड्राई ट्यूब होता है, ड्राई बॉइलिंग ट्यूब बोलते हैं इसको, इसमें हमें लेना है। मान लो इसके अंदर हमने क्या किया, डाल दिया फेरस सल्फेट क्रिस्टल, ठीक है, नॉट द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। अभी क्या करना है, इसका क्या करना है, आपका नोट कर लेना है, क्या, दूसरा नोट कर लेना है कलर, ठीक है। तीसरा बोल रहा है हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर स्पिरिट लैम्प। अब क्या करना है, हीट देना है। जो जो मेन फैक्ट हो रहा है वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसमें लैंग्वेज तो बहुत लिखा हुआ है, बट मैं क्या कर रहा है, एक्टिविटी 1.5 में अगर आपको कोई पूछता है तो आप सीधे बताना है कि इसमें 2 ग्राम फेरस सल्फेट लिया था जिसका क्रिस्टल फॉर्म था, उसके बाद क्या किया, उसका कलर नोट किया था, फिर क्या किया था, हीट करना शुरू किया था बाय द हेल्प ऑफ स्प्लिट लैम्प। ये जो हमारा क्या होता है, ये स्प्लिट लैम्प, इसमें पाइप जुड़ा होता है, इसमें स्प्लिट आते रहता है, इसको हम लोग स्प्लिट लैम्प बोलते हैं। इस स्प्लिट लैम्प से जुड़ा होता है, इसको स्प्लिट लैम्प बोलते हैं, ठीक है। एब्जॉर्ब द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। अब इसमें जो हमने क्रस्ट ये जो डाला था, अब इसका क्या करना है, कलर को एब्जॉर्ब करना है। तो क्या क्या हुआ, इसमें हमने फेरस सल्फेट लिया और रिएक्शन करवाया किससे, आपको हीट करके। तो अब देखो हमने एक ही लिया था, क्या लिया था, हम FeSO4 लिया था। फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, FeSO4। ये हमारा क्या लिया था, सॉलिड फॉर्म में लिया था, और ये इससे हीट किया था हमने। आपको ये बताया गया था ना कि जो भी रिएक्शन कंडीशन होता है वो हमें एरो के ऊपर लिखते हैं। तो ये आप पिछले जो पढ़े होंगे तो आप छोड़ना मत, कोई मतलब हम क्लास स्किप मत करना, स्किप कर करके मत पढ़ना, मैं एक एक करके लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूँ और पिछला चीज़ रिकॉल भी करते जा रहा हूँ। जब हीट करते हैं तो आपको Fe2O3 जो सॉलिड है हमारा प्लस SO2 प्लस SO3 मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिएक्शन। अब इसे हटा लेते हैं एक बार फिर से फ्रेश, क्योंकि रिएक्शन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है और वो रिएक्शन लिखना जरूरी होता है। ये सब तो लैंग्वेज फॉर्म में, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो देख के भी लिख सकते हो। आपको अगर इस तरह का फिगर याद रहेगा तो मतलब ये हुआ 2FeSO4, ये हमारा सॉलिड होता है, ये हीट होता है। तो रिएक्शन कंडीशन हमेशा ऊपर में लिखते हैं, हीट होता है, तो आपको क्या मिलता है, Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये 3 तरह के ये गैस फॉर्म होता है। ये भी हमारा क्या हो, गैस है, ये क्या है, हमारा सॉलिड है। जो ब्लैक कलर की ऊपर कलर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है उसका। अब देखो जो हमारा एक रिएक्टेंट है हमारा LHS में, LHS, और ये प्रोडक्ट है हमारा, प्रोडक्ट देखो कितना हो गया, 2 या 2 से अधिक हो रहा है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट हमारा कितना है, ये हमारा 1 रिएक्टेंट। तो 1 रिएक्टेंट डिकम्पोज होकर 2 और मोर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये एक्टिविटी ये डिफाइन कर दिया डेफिनेशन को कि हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, एक रिएक्टेंट टूट करके 2 या 2 से अधिक में ब्रेक हो जाता है। तो इस रिएक्शन में हमने ऑब्जर्व कर लिया। तो इसका डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं।
फिर आगे बढ़ते जाते हैं क्योंकि फिर भूल जाएंगे, क्योंकि हमने जो रिएक्शन किया, हमने क्या किया, प्रूफ किया कि एक रिएक्टेंट मोर ब्रेक होके टू और मोर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो चलो इसका डेफिनेशन लिखते हैं। और रिएक्शन, इस तरह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन आप रेड पेन में लिखो। अब और रिएक्शन बोल रहे हो इन विच, मैं डेफिनेशन इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि पेपर में अगर आपको आ जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्बिनेशन रिएक्शन लिखेंगे तो आप वहाँ पे लिखने के लिए, समझाने के लिए मैं तो समझा दिया, लेकिन आपको लैंग्वेज फॉर्म दिमाग में स्टोर होना चाहिए। विच आर सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन ही तो हुआ इसमें, ब्रेक डाउन टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट। इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन नोट पे लिख लेना यहाँ पे। ये रिएक्शन क्या होता है, टोटली रिएक्शन इज अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लिख लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। और एक एग्जांपल आपने रिएक्शन का लिख लिया ना, डिकम्पोजिशन का वाला पहले जो लिखाया था, जो FeSO4 फेरस सल्फेट, ये एग्जांपल डाल देना यहाँ पे, इजी लिख देना, एक इजी लिख लो। जो हमारा फेरस सल्फेट था 2FeSO4, ये हमारा रिएक्ट किया था। हमेशा ये फिजिकल स्टेट लिखना जरूरी नहीं है, आपको पहले ही बताया था एक बार, जब पूछे तभी लिखना है। तो Fe2 थी, और हमें क्या करना है, लिखना जरूरी इसलिए लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को याद हो जाए। जो हम SO2 हमारा क्या है, गैस है। कोई भी चीज़ को बार बार लिखने का मतलब वो क्या हो रहा है, याद हो रहा है। 2FeSO4 क्या हमारा सॉलिड है। ये एक ईजी हो गया आपका, क्या हो रहा है, इसमें डिकम्पोज हो रहा है, एक रिएक्टेंट टू और मोर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। चलो अब उसको हट। अब देखो, इस रिएक्शन को करने के लिए हमने क्या किया था, स्प्रिट लैंप जलाया था, मतलब हमने रिएक्शन इसको एब्जॉर्ब कराया था। ये रिएक्शन हमें हीट रिलीज नहीं किया। जैसे हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्विक लाइम को वाटर में डाला था और टच किया था उस बीकर को, उसमें हीट रिलीज हुआ था। तो हीट रिलीज होने का मतलब क्या हो रहा है, एक्सोथर्मिक। लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं हम, बाहर से हीट इसमें डाल रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है, अब रिएक्शन का क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट टाइप हो रहा है। तो आप देखो, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होता है हमारे केमिकल रिएक्शन के लिए, तो इस रिएक्शन को करते हैं, तीन टाइप का रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। पहला हो जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब थर्मल के वजह से भी डिकम्पोज हो रहा है, इसलिए उसको थर्मल डिकम्पोज बोल रहे हैं। तो इस तरह का जो भी रिएक्शन हम करवा रहे हैं जिस एनर्जी से, उस टाइप का वो रिएक्शन मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे एक हेडिंग डाल लो, ये है एक्चुअली क्या, डिकम्पोज ही हो रहा है, लेकिन किस हेल्प से हो रहा है, कभी इलेक्ट्रिसिटी से करवा रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, लाइट से करवाएंगे, कभी थर्मल डिकम्पोजिशन होगा। मतलब डिकम्पोजिशन का ही रिएक्शन होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का भी ये सब टाइप हो गया एक तरह से। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे लिख लो, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी required for the reaction,
जो हमारा रिएक्शन होने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, दिस रिएक्शन आर ऑफ 3 टाइप। ठीक है, तो पहला क्या हो गया आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल मतलब हीट के, थर्मल मतलब होता है हीट, हीट की वजह से अगर डिकम्पोजिशन हो उसको बोल देंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। तीसरा होगा फोटोलाइसिस और फोटोनिकल। नोट्स बना रहे हो ना आप लोग? ऐसा मत करना है कि सिर्फ स्क्रीनशॉट लेते जाना, स्क्रीनशॉट लेने में आपको नुकसान हो जाएगा। तो देखो आप यहाँ पे थर्मल रिएक्शन और इलेक्ट्रोलाइसिस एंड फोटोलाइसिस रिएक्शन होता है। तो ये 3 तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि इस रिएक्शन को करने में हमें किस किया एक एनर्जी की जरूरत होता है, जो आपको थर्मल की वजह से, हीट की वजह से लिया एनर्जी। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रहा है कोई भी रिएक्शन, तो इसको इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। फोटोलाइसिस मतलब आपको लाइट की वजह से हो रहा है, तो उसको फोटोलाइसिस बोलते हैं। तो यह एक तरह का यह सब टाइप हो गया क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। ठीक है, नेक्स्ट अब जो है आपको नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे और एक एक चीज़ को उठाएंगे, जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस, फोटोलाइसिस, एक एक का एग्जांपल उठाएंगे, एक एक का एक्टिविटी करेंगे, जो आपको बुक में दिया हुआ वो एक्टिविटी मैं करवाऊंगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए, नेक्स्ट क्लास में आपको ये चीज़ सिखाऊंगा। और अपना नोट्स को क्या है, नेक्स्ट क्लास में आने से पहले क्या करना है, एक बार नोट्स जो आप लिख रहे हो उसको रिवाइज कर लेना अच्छे से, और अगले नेक्स्ट क्लास में जो आपको ये करवाऊंगा इसको पढ़ भी लेना एक बार आप एनसीईआरटी बुक खोल करके, कि हमारा ये जो रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है उसमें क्या क्या एक्टिविटी हो रहा है, किस टाइप का रिएक्शन हो रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा आप लोग के बेनिफिशियल रहेगा कि आप लोग इस तरह से मेहनत करो और मेरे साथ साथ चलते रहो, कहीं कोचिंग वोचिंग करने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ बने रहिए, आप हमारा नोट्स लिखते रहिए। आप मार्क्स आप अनबिलीव करोगे, अनबिलीवेबल होगा जो मार्क्स आपको एग्जामिनेशन में आने वाला है। तो आप हमारे साथ मेहनत करते हैं, मैं एक एक क्वेश्चन जो भी एनसीईआरटी का 100% क्वेश्चन करवाऊंगा, यहीं पे करवाऊंगा, इसी तरह से लिख के करवाऊंगा। ठीक है, तो मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा आप भी मेहनत कर लीजिए। ठीक है, चलिए बाय, जय हिंद।